शहरयार खान सादा कमरे में दाखिल होते ही उस 20 साल ज़ैनब को उसकी बाजू से पकड़ता, उसे कहर भरी नजरों से देखता हुआ बोला, इन कंधों पर अपने जवान भाई का जनाजा उठाया है मैंने, और तुम क्या समझती हो तुम इस हवेली में मलका बना के रखूंगा? बनी होकर आई हो तुम, खून बहा के बदले तुमसे निकाह बस मेरी जिद थी। मगर याद रखना, शहरयार खान सादा ज़ैनब का बाजू पीछे की जानिब मरोड़ कर उसकी कमर दीवार के साथ लगाता हुआ बोला, ना जीने दूंगा ना तुम्हें मरने दूंगा। ज़ैनब, जिसकी आंखें पहले ही रो रो कर सूज चुकी थी, ऊपर से शहरयार का कहर बरसाता लहजा, उसका जी चाहा कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। ज़ैनब की आंखों से गिरते हुए आंसू शहरयार के गुस्से को और भड़का गया। वो उसके जबड़े दुबाता हुआ ज़ैनब के मुंह को जोर से पकड़कर बोला, तुम्हारे ये आंसू मेरे गुस्से तो बढ़ा सकते हैं मगर मेरे दिल को कभी नरम नहीं कर सकता। शहरयार खूबसूरत जवान 25 साल का बॉडी बिल्डर था। ज़ैनब, जो उससे 6 साल छोटी, उसके सामने नाजुक सी कांच की गुड़िया थी। शहरयार ने जब उसका मुंह छोड़ा तो वो बिल्कुल सुर्ख पड़ चुका था। उसने इतनी जोर से उसका मुंह दबाया कि शहरयार के नाखूनों के निशान पड़ गए। ज़ैनब का बाजू झटकता हुआ वो सोफे पर जा बैठा और सामने मेज पर दोनों टांगे रखे हुए बोला, इधर आओ, मेरे जूते उतारो। ज़ैनब उसके जूते उतारने लगी। जब वो उठकर जाने लगी तो शहरयार ने उससे कहा, कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। तो वो वहीं रुक गई, मेरे पाँव दबाओ। शहरयार, जो बस हर लिहाज से उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, ज़ैनब बैठी उसके पाँव दबाने लगी। तकरीबन 2 घंटे होने वाले थे। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। शहरयार, जो उसे सख्ती से हुक्म देता, सो गया कि सारी रात वो नहीं सोएगी। मगर जब नींद से बेहाल हुई तो उसे पता ही ना चला कि कब वो नींद की वादियों में खो गई। ज़ैनब वही जमीन पर बैठी शहरयार खान के कदमों पर सर रखे न जाने कब सो गई। ऐसे ही सुबह हो गई। सुबह शहरयार खान की आंख खुली तो उसने खुद को सोफे पर पाया और ज़ैनब, जो नीचे जमीन पर उसके पांव के ऊपर अपना सर रखे सो रही थी। एक पल को उसे ये सब अजीब सा लगा। वो ज़ैनब के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसके बाल बिखरे उसके चेहरे पर फैले हुए थे। ज़ैनब के गालों पर उसके नाखूनों के निशान जख्मों में बदल चुके थे। शहरयार खान सादा ने आगे बढ़कर एक पल को उसके गाल को छुआ और उसका जी चाहा कि वो इस नाजुक से बदन पर अपनी मन मर्जियां चलाए। इससे पहले कि शहरयार के जज्बात भड़कते, वो जल्दी से पीछे हटा, अपने दिल में सख्ती पैदा करता अपने पांव से ज़ैनब को झटक कर उसने उठाने लगा। बोला, ये क्या बेहूदगी है? तुम्हें मैंने कहा भी था कि तुम सारी रात नहीं सोगी। और ज़ैनब, जो कांपते हुए लहजे में बोली, सॉरी शहरयार साहब, मुझे पता नहीं चला कब आंख लग गई। रोको, मेरा नाम लेने की तुम्हें किसने इजाजत दी है? आज के बाद मेरा नाम तुम्हारी जबान पर आया तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। शहरयार खान सादा उसे वार्न करता शावर लेने चला गया। जाते हुए उसे हुक्म सादिक कर गया कि जल्दी से मेरे शूज पॉलिश करो और मेरे कपड़े यहाँ मुझे रेडी चाहिए। ज़ैनब जल्दी से शहरयार के कपड़े निकालने लगी तो वो कंफ्यूज हो गई कि वो कौन सी शर्ट निकाले। ये ना हो कि फिर वो गुस्सा करे। खैर, उसने डरते डरते शहरयार का सूट इस्त्री किया, फर्श पर बैठे उसके जूते पॉलिश करने लगी। जब वो वॉशरूम से बाहर आया, वो एक पल को अपना वही सूट सामने देखकर हल्की सी मुस्कुराहट में उसके लबों को छुआ, लेकिन वो जानबूझकर उसको तंग करता हुआ बोला, क्या तुम पागल हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, किसी पार्टी पर नहीं। जितना तैयार होके जाऊंगा। और ज़ैनब बोली, जी वो मुझे तो अभी कुछ नहीं पता कि आपकी पसंद क्या है। बस जो मुझे मुनासिब लगा मैंने निकाल दिया। अगर आप कहते हैं तो मैं कोई और निकाल देती हूँ। शहरयार उसके हाथ से हैंगर खींचता हुआ बोला, बस ठीक है, जो निकाल दिए। इतना वक्त नहीं है कि मैं यहाँ पर पूरा दिन कपड़े देखता रहूं। हजार काम पड़े हैं करने वाले। और हाँ, और सुनो, वो पीछे मुड़कर बोली, जी मेरे सामने दोबारा इस होलिये में मत आना। नफरत होती है मुझे मेरे घर के मुलाजमों का। तुमसे अच्छा हाल है, तुम तो फिर मेरे निकाह में हो। और ज़ैनब दिल में सोचती हुई मुस्कुराई कि चलो निकाह का याद है। वो जो ब्लैक 3 पीस पहने, बालों को जेल के साथ सेट करता, खुद पर परफ्यूम की बारिश करने लगा कि परफ्यूम की खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। शहरयार खान सादा उस वक्त किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। पूरे खानदान की लड़कियां उसकी बीवी होने के ख्वाब देखती थी। वो अपना ब्लैक चश्मा पहनता हुआ उसके पास से गुजरने लगा तो फिर रुक गया। चश्मा नीचे करता वो उसे बगौर देखता हुआ बोला, मुझे नाश्ता मेरी मेज पर तैयार चाहिए। वो उतर रहा था। नीचे डाइनिंग टेबल पर उसकी दादों ने दूर से कहा, माशाल्लाह, मेरा शहजादा आ गया। शहरयार अपने वालिदैन से भी ज्यादा अपनी दादी का लाडला था।
उसने सबको सलाम किया और दादो का माथा चूमा। डाइनिंग पर उसके वालिद शाहनवाज और उसकी वालदा सुमेरा बेगम मौजूद थी। उसकी छोटी बहन आलिया बोली, जो कल आप मेरी भाभी लाए हैं वो किधर है? शहरयार खानजादा ने गुस्से भरी नजर उस पर डाली, जो खामोशी से नाश्ता करने लग गई। एक गरजदार आवाज में उस जैनब को बुलाता हुआ कहने लगा, जैनब मेरा नाश्ता ले आओ। वो अपने बालों का जूड़ा बांधे हुए जल्दी से उसके लिए चाय और पराठा ऑमलेट लेकर आई। सबकी निगाहें बगौर उस नाश्ते को जैनब को देखने लगी। शहरयार ने उससे कहा, ये क्या है? किससे पूछकर ये बना कर लाई हो? जाओ मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट लेकर आओ, साथ में ब्लैक कॉफी। सुमेरा बेगम बोली, शहरयार बेटे, तुम्हारे सामने सब कुछ मौजूद है, तुम्हें जो चाहे वो ले लो, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। शहरयार खानजादा बोला, नहीं मम्मा, आज से मेरा नाश्ता ये बनाएगी, बल्कि मेरा ही नहीं सब घर वालों का नाश्ता यही बनाया करेगी। इसे मैं यहाँ कोई मलका बनाकर नहीं लेकर आया कि सब इसका सिर्फ चेहरा देखेंगे। घर के जितने काम होंगे ये करेगी, अगरचे उफ भी करे तो इसका इलाज मैं खुद करूंगा। जैनब जल्दी से दूसरा नाश्ता बनाते हुए लेकर आई, तब तक वो उठकर जाने लगा। जैनब शहरयार को मुखातिब करते हुए कहने लगी, ये नाश्ता तैयार है। वो बोला, इसे तुम खाओ या अपने सर पर मारो, तुम्हारी वजह से मैं लेट नहीं हो सकता। सब घर वालों के सामने बेइज्जत करता हुआ वो बाहर निकला और ड्राइवर ने भागकर गाड़ी का दरवाजा ओपन किया और शहरयार को सलाम करता वो गाड़ी ड्राइव करता बाहर निकलने लगा। शहरयार की दादों ने जैनब को कहा, बेटा तुम भी नाश्ता कर लो, क्योंकि इसके घर वाले बिल्कुल इस हक में नहीं थे। जैनब से निकाह तो शहरयार की जिद ही थी। शहरयार जिसका बिजनेस अरूज पर था, उन दोनों भाइयों ने बड़े बड़े बिजनेसमैन को मात दे दी थी। तो फारूक जिसकी कंपनी लॉस में जा रही थी और उसने सोचा कि वो शाहनवाज के खानदान के उन दोनों वारिसों को मरवा देगा, और फिर उसने ऐसा ही किया। उसका मकसद शहरयार और उसका भाई अहमद दोनों पर एक साथ वार करना था। मगर उस दिन वो दोनों ऑफिसर इकट्ठे निकलने के बजाय अलग अलग आए। शहरयार खान के साथ जैनब का भाई था, अहमद खान के साथ जैनब का भाई था जो उसका दोस्त था। फारूक खान के बंदे अहमद पर गोली चलाते हुए चौंक गए। अहमद के उसके साथ कोई और है तो वो हड़बड़ाहट में पिस्तौल जैनब के भाई हसन के हाथ में दे दी, ताकि दुनिया की नजरों में वो कातिल साबित हो जाए। मगर हसन क्या जाने उस पर कौन सी मुसीबत आने वाली है। सुनसान रास्ता था। उसने जल्दी से शहरयार को कॉल की और बताया कि अहमद को किसी ने गोली मार दी। शहरयार जिसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और वो खुद को संभालता हुआ अपने गार्ड के साथ अस्पताल पहुंचा, मगर तब तक अहमद दम तोड़ चुका था। शहरयार पुलिस के साथ उस जगह पहुंचा जहां अहमद को गोली लगी थी। पुलिस ने सबूत इकट्ठे करने चाहे तो उन्हें वहां से पिस्तौल मिली जिस पर हसन के फिंगरप्रिंट थे। इसके अलावा कोई और सबूत ना मिला। तो शहरयार पुलिस से कहने लगा कि ये मामला मैं अपने गांव की पंचायत में हल करूंगा, आप लोग इस मामले से दूर रहें। अब पुलिस ऑफिसर बोला, साईं जो आपको हुक्म खान हवेली में कराह मिच गया था जब अहमद खान का जनाजा उठाया गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सब हो चुका है। खैर जनाजे के अगले दिन ही शहरयार ने सारी हकीकत अपने वालिद और बाकी घर वालों को बता दी थी। शहरयार खान ज्यादा के वालिद कहने लगे, देखो शहरयार, हम सब जिस दुख से गुजरे हैं शायद ही कोई इस बात का अंदाजा लगा सके, मगर हमारा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि ये सब हसन ने किया है। वो दोनों एक दूसरे के लिए जान तो दे सकते थे, मगर कभी एक दूसरे पर आंच भी नहीं आने दे सकते थे। तुम जज्बात में हो, ये ना हो बाद में पछताना पड़े। मगर शहरयार खानजादा जो भूखे शेर की मानद भिपरा हुआ था, बोला, बाबा कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। लोगों के चेहरों पर बहुत निकाब होती हैं, इसलिए मैं इसे अपने तरीके से सजा दूंगा। आज शाम पूरा गांव इस पंचायत में शामिल होगा। शाम का वक्त हुआ। पंचायत की सरबराही शाहनवाज खान शहरयार खानजादा को दे दी गई थी, इसलिए वो बराबर की निश्त पर खामोशी से बैठे हुए थे। सब लोगों में तजस्सुस था कि आखिर इतनी गहरी दोस्ती थी तो फिर ये कत्ल कैसे हसन कर सकता है। हसन की पूरी फैमिली भी आ चुकी थी, जिसमें उसकी एक बहन जैनब और उसके माँ बाप थे। हसन के हाथ बांधकर उसे मुजरिमों की तरह सबके सामने घुटनों के बल बिठाया हुआ था। शहरयार खानजादा पंचायत का आगाज करता हुआ बोला, इस वक्त मेरा पूरा खानदान मेरे भाई अहमद खान की मौत पर गम में है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जिसे अपना जिगरी यार समझता था वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा, और ये अपनी हसद और नफरत में इस कदर आगे बढ़ गया कि उसने अहमद की जान ही ले ली। गांव वाले आपस में चाह मगोइयां करने शुरू हुए तो हसन जो अपनी सफाई में बोलता हुआ कहने लगा, खान से ही हम पर अचानक हमला हुआ था, मगर उसका निशाना अहमद था। पिस्तौल तो वो लोग मेरी गोद में फेंक गए, जिसकी वजह से उस पर मेरे फिंगरप्रिंट आ गए, मगर अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। शहरयार खानजादा एकदम खड़ा हुआ और बोला, बंद करो अपनी बकवास, अभी अपने भाई के कातिल को सजा सुनाता हूँ।
इस भरी पंचायत में हसन का सर कलम किया जाएगा। हसन का बुढ़ा वाली जो शहरयार के कदमों पर गिर गया और बोला, खान सही ये मेरा एक ही बेटा है, मगर यकीन जाने आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। हसन अहमद पर जान देता था, वो बचपन के दोस्त है, ये सब झूठ है। जब हसन की बहन ज़ैनब पर शहरयार खान सादा की नजर पड़ी तो वो बोला, एक शर्त पर आपके बेटे की जान बख्श दी जाएगी। खून बहा के बदले आप अपनी बेटी का निकाह अभी और इस वक्त मुझसे करेंगे, तब मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा। हसन बोला, खान सही इससे बेहतर है कि आप मेरा सर कलम कर दें। जब खान सादा हुक्म सादर करता हुआ बोला कि इस लड़के का सर कलम किया जाए जिसने मेरे मासूम भाई का कत्ल किया है। जो ही हसन की गर्दन पर वार होने लगा तो ज़ैनब भरी पंचायत में बोली कि शहरयार मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी ये शर्त है कि अब दोबारा कभी मेरे घर वालों को कोई धमकी नहीं देंगे। ज़ैनब कहाँ जानती थी कि जितना वह हैंडसम और खूबसूरत था उतना ही जालिम और पत्थर दिल भी होगा। खैर, बात खत्म होगी और शहरयार खान जब घर आया तो उसके साथ उस 20 साला ज़ैनब को देखकर उसकी दादो बोली, शहरयार ये लड़की कौन है? तो वो बोला, दादो अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि आपको कुछ बताऊं, बाबा आपको सब बता देंगे। ये कहता हुआ ज़ैनब का हाथ पकड़े उसे खींचता हुआ सीढ़ियां चढ़ रहा था। जब शहरयार खानज़ादा गुस्से में होता था तो उसके घर में से कोई भी उसे ना छेड़ता। खैर, आज ज़ैनब का इस घर में दूसरा दिन था, वो बिल्कुल खामोश थी। शहरयार ऑफिस चला गया तो डाइनिंग से बर्तन उठाने लगी जब दादो की नजर ज़ैनब के चेहरे पर पड़ी जहाँ शहरयार के नाखूनों के निशान थे। एक पल को उनका दिल पसीज सा गया। उन्होंने ज़ैनब को काम करने से मना किया और मुलाजमा को आवाज दी कि ज़ैनब के लिए नाश्ता लेकर आओ। दादो बोली, बेटा तुम नाश्ता करके अपने कमरे में जाकर आराम करो। शहरयार गुस्सीला और जिद्दी है मगर दिल का बुरा नहीं है। अभी वो अहमद के दुख में है। हम लोग जानते हैं तुम बेकसूर हो, मगर शहरयार को कौन समझाए। ज़ैनब जिसके मुंह पर चुप का ताला लगा हुआ था वो उठकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दादो ने ज़ैनब के लिए चंद जोड़े भेजे और कहा कि अपने कपड़े बदल कर अपना हुलिया दुरुस्त करो। ज़ैनब ने कमरा सेट किया, फिर उसने शॉवर लिया, कपड़े तब्दील किए, थोड़ी देर के लिए बेड पर लेटी। पता नहीं किन सोचों में गुम उसकी आंख लग गई, क्योंकि पिछली रात भी शहरयार ने उसे सोने ना दिया। तकरीबन शाम के 6 बज गए, वो अभी तक सो रही थी। जब शहरयार की गाड़ी गेट से एंटर हुई, गार्ड ने भागकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो अपना कोट बाजू पर रखे हवेली में दाखिल हुआ। एक पल को उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और ज़ैनब को ढूंढा, मगर वो उसे कहीं नजर न आई। सुमेरा बेगम बेटे को खुशामदीद कहते हुए बोली, बेटा आओ बैठो, तुम्हारे बाबा नहीं आए साथ? वो बोला, मेरे सर में दर्द था तो जल्दी आ गया, बाबा एक मीटिंग अटेंड करने के बाद आ जाएंगे। सुमेरा भी शहरयार को सर पर प्यार करते हुए बोली, तुम जाओ कमरे में आराम करो, मैं सर दर्द की दवा और कॉफी भिजवाती हूँ। वो बोला, जी शुक्रिया। दादो शहरयार बोझल कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ता कमरे में गया। देखा सामने बेड पर ज़ैनब होश की दुनिया से बिल्कुल बेगाना गहरी नींद सो रही थी। एकदम उसको गुस्सा आया कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेड पर लेटने की। वो तेज कदम चलता हुआ उसके करीब गया, उसे जगाने की कोशिश की, मगर उसके करीब होते ही उसने अपने हाथ को रोक लिया। वो उस पर झुका हुआ उसे देख रहा था, उसके खुले बाल उसके चेहरे के ऊपर से हटाता हुआ उससे देखने लगा। आखिर जवान मर्द था और जो भी था वो उसके निकाह में थी, उस पर हक रखता था। वो ज़ैनब को अपने चेहरे पर गर्म सांसों की तपश महसूस हुई तो हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने ऊपर झुके हुए शहरयार को देखा तो उसकी सांसें बेतरतीब सी होने लगी। वो तेजी से उठकर बैठने लगी, मगर शहरयार के चट्टान जैसे सीने से टकराकर दोबारा बेड पर गिरी। ज़ैनब में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुसलसल शहरयार की आंखों में देख सकती। वह उसके नीचे से सरकने लगी जब शहरयार ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और ऊपर की जानिब कर दिया। ज़ैनब जो बिल्कुल बेबस हो गई, वो अब शहरयार की गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। शहरयार उसके चेहरे के करीब होता उसके खौफ में इजाफा करता बोला, तुम मेरी दस्तरस में हो, जो चाहूंगा तुम्हारे साथ करूंगा। ज़ैनब कपकपाते लहजे में बोली, शहरयार हमारा कोई कसूर नहीं, खुदा के लिए मुझे ऐसी किसी गुनाह की सजा मत दे जो मैंने किया ही नहीं। वो उसके लोगों को गिरफ्त में लेते उसे चुप करवा गया। वो जो काफी देर उसके होंठों का जाम पीते अपने जज्बात को मध्यम करने की कोशिश कर रहा था, मगर अब बात संभलने के बजाय मजीद भड़क उठे थे। ज़ैनब जबरदस्ती उसे पीछे करती रही, मगर वो जुनूनी सा हो गया था। उसको होंठों को अपने दांतों में दबाए जोर से वो काटने लग गया। जब ज़ैनब दर्द से कराह उठी तो शहरयार ने अपनी गिरफ्त को ढीला कर दिया। वो जल्दी से शहरयार को पीछे धकेल कर उसके भारी भरकम वजूद के नीचे से निकली और बड़ी मासूमियत से शहरयार खानसादा को अपने होंठ दिखाते हुए बोली, आप बड़े बेरहम हैं, ये देखिए मेरे होंठ से खून निकल रहा है। शहरयार जो बेड पर सीधा आंखें बंद करके लेट गया,
जैनब वॉशरूम में अपने होंठ को पानी से धोकर साफ करती बाहर आई। खून तो रुक गया मगर उसका होंठ सूज चुका था। मुलाजमा ने कमरे में आकर दरवाजा नॉक किया और शहरयार की इजाजत पाकर वो कमरे में आई और कॉफी और दवाई मेज पर रखती हुई बोली, साहब जी, बड़ी बीबी ने आपके सर दर्द की दवा भेजी है। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। जैनब जो सोफे पर बैठी नजरें झुकाए हुए थी कि शहरयार खानजादा उसे हुक्म देते हुए बोला, ये दवा मुझे खिलाओ। वो हिचकिचाती हुई उठी और शहरयार से बोली, ये ले खा ले। शहरयार दहाड़ कर बोला, खुद खिलाओ मुझे। जैनब ने उसके मुंह में दवाई डाली और पानी का गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो जो गिलास के ऊपर से जैनब के होंठ को देखकर बोला, ये जख्म तो कुछ भी नहीं, अभी तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपने पाँव पर कई दिन तक चल नहीं सकोगी। जैनब का सांस हिचकी से बनकर उसके गले में अटक गया। वो फिर सोफे पर जाने लगी तो शहरयार बोला, मेरा सर दबाओ। जैनब रुकी, उसके पास बेड पर बैठी, उसका सर दबाने लगी। कुछ ही देर में शहरयार की आंख लग गई और करवट लेता हुआ उसकी गोद में सर रख गया। जैनब भी जो सब कुछ भुलाए बड़ी गौर से शहरयार का चेहरा देखने लगी। वो सोचने लगी, अगर ये सब नॉर्मल अंदाज में होता तो कितना अच्छा था। वो उसके सर बड़े प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। शायद कुछ ही देर में वो जाग गया था, मगर वो जानबूझकर आंखें बंद किए ऐसे लेटा रहा जैसे सो रहा हो। जब उसने जैनब की मोहब्बत देखी, उसकी मोहब्बत को महसूस किया, तो शायद उसे भी सुकून महसूस हो रहा था। जैनब जो बेड से टेक लगा गई। रात के तकरीबन 10 बज गए थे जब मुलाजमा उन लोगों को बुलाने आई कि रात का खाना लग चुका है, आप लोग आ जाएं। वो दरवाजे पर आवाज देकर चली गई। जब शहरयार अंगड़ाई लेता हुआ उठा, उसकी नजर जैनब के होंठ पर पड़ी तो उसने सोचा, सबकी नजर इस पर पड़ेगी तो इसे ये सब अच्छा नहीं लगेगा। वो जैनब से बोला, तुम यही कमरे में रहोगी, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम खान फैमिली का हिस्सा बनकर उनके साथ खाना खाओ। मुलाजमा तुम्हें खाना दे जाएगी। जैनब जो शहरयार का कभी गर्म कभी सर्द लहजा हैरान से देखने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चुप रही। शहरयार अपने बाल सेट करते हुए कमरे से निकला, डाइनिंग टेबल पर गया जहां सब लोग मौजूद थे। दादो भी बोली, शहरयार बेटे, क्या जैनब नहीं आई? दादो, आप इसे इतनी अहमियत मत दिए। वो बोला, बस इस घर में एक सजा काटेगी, इससे बढ़कर कुछ और नहीं। आप इसे अपनी फैमिली का हिस्सा मत माने, ना वो कभी इस खानदान का हिस्सा बनेगी। आप छोड़े उनको, खाने का मजा क्यों खराब कर रही हैं? सब लोग खाना शुरू करें और इसके खाने की फिक्र मत करें। मुलाजमा उसका खाना उसे कमरे में दे आएगी। शाहनवाज बोले, अगर जैनब इस खानदान की बहू नहीं है तो फिर हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं ताकि खान फैमिली की नस्ल आगे बढ़े। शहरयार बोला, बाबा फिक्र नहीं करे, ये सब भी हो जाएगा और जल्दी ही होगा। वो अपनी बात से ये तस्दीक कर गया था कि वो दूसरी शादी करेगा। आलिया जो भी इन बातों को समझने से कासिर थी, बोली, इसका मतलब मेरी दो दो भाभियां होंगी। मगर शहरयार भाई, जैनब भाभी तो हमसे बात भी नहीं करती, चुप चुप रहती हैं। मुझे तो अपनी भाभी दोस्त जैसी चाहिए। शहरयार ने हल्की सी थपकी उसके सर पर लगाई और खाना खाने लगे। जब शहरयार के नंबर पर इशाल की कॉल आई, वो कॉल करता उससे मैसेज करने लगा कि तुमसे बाद में बात करता हूँ। इशाल जो पहले फारूक के साथ अपना वक्त रंगीन कर चुकी थी, मगर जब उसने देखा कि शहरयार खानजादा जो न सिर्फ बिजनेसमैन में टॉप पर है बल्कि खूबसूरती पर भी शहजादा लगता है, तो वो अपनी मोहब्बत में शहरयार को फंसाने की कोशिश कर रही थी। मगर शहरयार जो उसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था। रात का खाना खाने के बाद सब लोग एक दूसरे को शबा बखैर कहते हुए अपने कमरे में चले गए। जब शहरयार कमरे में गया तो जैनब खाना खा रही थी। तो वो एक साइड पर खड़ा इशाल को कॉल करके उससे बात करने लगा। शायद वो सिर्फ जैनब को सुनाने के लिए सब कर रहा था, क्योंकि आज से पहले शहरयार खानजादा ने कभी सीधे मुंह से बात नहीं की थी। एक वही थी जो हर वक्त उसके सर पर सवार रहती थी। इशाल शहरयार की कॉल उठाकर बोली, मुझे पता था शहरयार एक न एक दिन तुम्हारे दिल तक मेरी मोहब्बत अपनी दस्तक जरूर देगी और तुम जरूर मेरी तरफ पलट कर आओगे। शहरयार बोला, इशाल, तुम सच कह रही हो, मैं वाकई तुम्हारी मोहब्बत का गिरविदा होकर रह गया हूँ और अगर कोई आपसे इतनी मोहब्बत करे तो फिर हक बनता है कि उस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए। जैनब जिसका नवाला हलक में अटक गया था, वो खांसते हुए पानी पीने लगी। जब शहरयार ने मुड़कर एक नजर उस पर डाली और अपनी हंसी को अपने होठों में दबा गया, फिर वो उससे बोला कि इशाल, तुम एक काम करो, कल हम लंच पर बाहर मिलते हैं।
जो भी होगा सामने बैठ के फैसला करेंगे, फिर अपनी बात में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मेरे घर वाले भी अब मेरी शादी करने का सोच रहे हैं। इशाल एकदम हैरान हो गई कि आखिर शहरयार को हो क्या गया है जो कल तक उसकी बात नहीं सुनता था, आज उसके साथ अपनी जिंदगी की प्लानिंग कर रहा है। मगर वो क्या जानती थी कि वो तो सिर्फ किसी को सुना रहा है। इशाल बोली, और सुना है तुमने किसी लड़की से निकाह किया है, उसका क्या होगा? बोला, बस वो एक सजा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैंने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए मैं खानदानी बहू घर पर पूरे रस्म रिवाज के साथ लाऊंगा। और रही बात उस लड़की की, तो ये एक फजूल चीज की तरह इस घर में पड़ी रहेगी, तुम इसकी फिक्र मत करो। बस कल हम मिलते हैं। खैर, इशाल खुशी से बोली, जहां तुम कहो मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। बस शहरयार, मुझे तुम हर कीमत पर चाहिए। तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगी हूँ। दिन रात बस तुम्हें सोचती रहती हूँ। शहरयार बोला, ओके डियर, इसलिए तो शादी करने के लिए तुम्हें चुना है। अल्लाह हाफिज। जैनब, जिसका खाना वहीं छूट गया था, वो आंखों में आंसू लिए कुछ देर तक शहरयार को देखने लगी, क्योंकि जैनब ने अब दिल से शहरयार को अपने इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। शहरयार जो उसे इग्नोर करता वॉशरूम में गया, कपड़े तब्दील करता बाहर आया। जैनब उससे कोई सवाल करने का हक नहीं रखती थी, इसलिए खामोशी से वहीं सोफे पर बैठी रही। शहरयार जो उसके करीब आकर उसके जज्बात के साथ खेलकर फिर उसे तड़पता छोड़ देता। शहरयार बेड पर लेटा और जैनब को आवाज देते हुए कहने लगा, तुम यहाँ आराम करने के लिए नहीं आई हो। जब तक मैं सो नहीं जाता तुम मेरे पांव दबाओगी। जैनब खामोशी से उसके पास आई, उसके पांव दबाने लगी, मगर उसके दिल में उभरता तूफान थम नहीं रहा था। वो बार बार यही सोच रही थी, क्या सच में शहरयार दूसरी शादी कर लेगा? अगर वो दूसरी लड़की को घर ले आएगा तो फिर जैनब की इस घर में क्या हैसियत रह जाएगी? यही सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। जब उसके आंसू शहरयार के पांव पर गिरे तो शहरयार उसे बाजू से खींचता अपने ऊपर गिराता हुआ बोला, अगर यूं ही सिसकियां भरती रही तो फिर तुम्हारी ये सिसकियां मुझे सोने के बजाय मेरे जज्बात को जगा देंगी, और फिर तुम जानती हो ना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। बल्कि ये मेरी ही ढील है जो अब तक तुमसे अपना हक वसूल नहीं किया। आज रात मैं कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। शहरयार अपना हाथ उसकी कमर में ले जाता, उंगलियां उसके जिस्म को गुदगुदाने लगा। जैनब भी अब उस बेरहम की मोहब्बत पाने के लिए तड़प रही थी, मगर वो इस बात से ना वाकिफ थी कि इस बेरहम की मोहब्बत उसका वजूद जख्मी कर देगी। शहरयार बेड से टेक लगाता, उसे अपनी गोद में बैठाए उसकी गर्दन पर अपने दांतों से निशान छोड़ता, अपनी शर्ट की बटन खोलकर उसे अपने वजूद से उतार गया। जब वो जैनब भी मदहोश सी उसके सीने में मुंह छिपाने लगी, शहरयार जैनब के जिस्म से एक एक पर्दा उतारने लगा। शिद्दतें बढ़ने लगी तो जैनब उसके सीने पर अपने नाखून गाड़ने लगी। आज उसे जख्मी कर गई, मगर जैनब का जुनून देखकर अब शहरयार भी मजीद आगे बढ़ता हुआ हर हद पार कर चुका था।